गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने कुलाम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कुलाम का नियम। कुलाम के नियम में अपन ने कहा था कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य दूरी अगर r है तो लगने वाले बल का मान क्या होता है? F बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इस अपन ने बेसिकली 4-5 क्वेश्चन देखे थे। अब हम इसको और थोड़ा आगे डिटेल में स्टडी करें। आज इस पर हम कई सारे क्वेश्चन और सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर अपन को मान ली किसी चार्ज पार्टिकल पे, किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास कई सारे चार्ज पार्टिकल रखे हैं, उनकी वजह से नेट फोर्स फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? परिणामी कूलाम बल। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं कि नेट कूलाम बल अपन देख रहे हैं बच्चों, एफ नेट, नेट कूलाम बल, नेट कूलाम बल या कहते हैं परिणामी कूलाम बल, इसकी बात अपन कर रहे हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों नेट कूलाम बल? देखिए यहाँ बच्चों फर्स्ट देखो देखो मेथड नंबर 1 अपन देखें, या यूं चलो यूं समझे, अपन जानते हैं बच्चों बल एक सदिश राशि है। तो बल एक सदिश राशि है तो एफ नेट वेक्टर अपन कैसे निकालेंगे? एफ नेट वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। मीन्स किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास कई सारे अदर चार्ज पार्टिकल रखे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से लगने वाला फोर्स F1 F2 F3 है। तो उस दिए गए चार्ज पार्टिकल में नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? इस प्रकार से, जिसे हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये अपन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे मेथड नंबर 1 अपन देखें, किस तरह अपन को सॉल्व करना है? मेथड फर्स्ट। ठीक है, पहले बच्चों हम देख रहे हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं उसकी वजह से एफ नेट क्या होगा। तो देखिए F1 व F2, F1 व F2 या देखिए दो बलों का परिणामी एफ नेट या कहते हैं। ठीक है, दो बलों का एफ नेट अपन देखें, मीन्स किसी चार्ज पार्टिकल पे केवल दो बल लग रहे हैं तो उसका एफ नेट अपन देखें क्या होगा? दो बलों का एफ नेट देखिए इस प्रकार से, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, ये कोई चार्ज पार्टिकल बच्चों, ठीक है, इस पे एक बल लग रहा है इस दिशा में F1, एक बल लग रहा है मान लो इस दिशा में F2। ठीक है, F1 और F2 इस दिशा में दो बल लग रहे हैं और ये एंगल है थीटा। ठीक है, दो एंगल, ये थीटा है, मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, इस पे एक कूलाम बल लग रहा है, किधर लग रहा है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो उसका परिणामी बल कैसे निकालेंगे? तो बच्चों परिणामी बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले यहाँ पे अगर हम इसकी सहायता से बनाए एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जितनी लंबाई का तीर है उतनी लंबाई का ये बनाया, जितनी लंबाई का तीर है उतनी लंबाई का ये बनाया अपन ने। ठीक है, तो ये बन गया अपन ने समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ से इसमें विकर्ण के अनुदिश जो तीर बनाएंगे ये किसको बताता है बच्चों? एफ नेट को। ये एफ नेट को बताता है, एफ नेट वेक्टर आएगा इस दिशा में जो कि यहाँ से किसी फाई एंगल पे होगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इस एंगल फाई का मान क्या होता है और एफ नेट का मान क्या होता है? देखिए एफ नेट का जो परिमाण है, परिमाण जो होता है इसका एफ नेट का, ये होता है एफ नेट इक्वल टू रूट ऑफ, ये पढ़ाई है बचपन में आपने वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बच्चों इसका परिमाण होता है। और इसकी दिशा अगर अपन निकालें F1 से दिशा, F1 वेक्टर से दिशा मतलब फाई एंगल का मान निकालें, कैसे निकालते हैं? F1 वेक्टर दिशा मतलब tan फाई, फाई निकालना है तो tan फाई निकालना पड़ेगा। तो tan फाई इज इक्वल टू, ये होता है इसका सूत्र, tan फाई इज इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं। ये तो मेथड फर्स्ट हो गया, मतलब इसका उपयोग कब करना है? जब केवल किसी चार्ज पार्टिकल के आसपास केवल दो ही चार्ज पार्टिकल हैं जिनका फोर्स लग रहा है, एक F1 और एक का F2। ठीक है, तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं, दो भी है या दो से ज्यादा भी हैं, तो भी उसके लिए अपन जो नेक्स्ट मेथड लगा रहे हैं, और नेक्स्ट मेथड कितने भी चार्ज पार्टिकल हो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए लागू है। ठीक है, मेथड नंबर सेकेंड। तो मेथड नंबर सेकंड में देखें, कई बलों का एफ नेट, कई बलों का एफ नेट, जिसमें दो भी आ गए तीन भी आ गए, कितने बलों को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, दो बल, कई बलों का अगर हमें एफ नेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो पहले क्या करेंगे, जो जितने बल लग रहे हैं उन सभी को हम क्या करें? घटकों में वियोजित कर लें, एक्स और वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए कैसे निकालना होता है पहले। ठीक है, घटकों में वियोजित करने के पश्चात, घटकों में वियोजित करने के पश्चात, मतलब डिवाइड करने के पश्चात, वियोजित घटकों में बांटने के पश्चात क्या करते हैं जो बच्चों? यहाँ पे एफ नेट वेक्टर सदिश रूप में इसको लिखे पहले। एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू नेट एक्स घटक, नेट एक्स घटक आई कैप प्लस
नेट वाई घटक जे कैप, मतलब जो घटक पॉजिटिव दिशा में उसको प्लस लिख देंगे, जो नेगेटिव एक्स दिशा में उसको माइनस लिख देंगे। ऐसे जो घटक प्लस वाई दिशा में उसको प्लस लिख देंगे, जो नेगेटिव वाई दिशा में उसको माइनस लिख देंगे, ठीक है। और ये जे कैप ये आ गया। और उसका बच्चों फिर अगर अपन परिमाण निकालें, परिमाण, तो यह हो जाएगा एफ नेट इजक्वल टू रूट ऑफ, ये जाएगा नेट एफ एक्स स्क्वायर प्लस नेट एफ वाई स्क्वायर। ये क्या बच्चों एफ एक्स, और ये एफ वाई, मतलब इसको चाहो लिख लो इस तरह से, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है। तो एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर से क्या निकल जाएगा इसका परिमाण, ठीक है। और एक्स अक्ष से दिशा अगर निकालें, एक्स अक्ष से दिशा, एक्स अक्ष से दिशा ये होती है tan फाई इक्वल टू, एक्स अक्ष से दिशा निकालनी है तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है वाई घटक बटा एक्स घटक, मतलब एफ वाई बटा एफ एक्स, ठीक है। और अगर वाई एक्स से दिशा पूछ ले तो वाई एक्स से दिशा निकालने के लिए क्या करेंगे, एफ एक्स बटा एफ वाई कर देंगे, तो उसे वाई एक्स से बनाया गया एंगल वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये इसके ये फॉर्मूले हो गए, मेथड हो गए। चलो इस पे बेस अपन ये एक दो क्वेश्चंस अपन देखते हैं। तो देखिए इसको नोट कर लो पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो इसके अंदर पहले एग्जाम्पल नंबर 1 इसके बारे में समझे। एग्जाम्पल नंबर 1, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में बच्चों आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें। एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पे आपको 3 चार्ज पार्टिकल दे रखे, -2q, एक q और एक q, ठीक है। तीनों एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हुए, दिख ही रहा है, समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पे रखे हुए। और आपसे कह रहा है किसी भी एक q पर हमें क्या निकालना है, नेट बल निकालना है। चलो मान लो इस पे निकालते हैं नेट बल। तो चलो वो समबाहु त्रिभुज है, कह रहा है किसी भी q पर एफ नेट का मान ज्ञात करो, इस पे निकाल लेते चलो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज में बच्चों अंदर प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। तो अंदर यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या होगा, 60 डिग्री। ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल 60 डिग्री, प्रत्येक एंगल यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए ये बच्चों ये धनावेश है, ये भी धनावेश, तो ये इसको क्या करेगा प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे इस दिशा में लगाएगा बल, इस दिशा में बल लगेगा F1, ठीक है। इस दिशा में F1 लगेगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे ये -2q है, ये इस q को, ये नेगेटिव है, इसको करेगा आकर्षित करेगा, इस दिशा में लगाएगा ये F2 बल, ठीक है। इस दिशा में बल लगाएगा ये F2, इस दिशा में F2 बल लगेगा। और ये एंगल कितना है, ये 60 है। इधर का एंगल कितना बच्चों पूरा ये पूरा जो थीटा है, ये थीटा कितना हो गया 120 डिग्री, क्योंकि 180 में 60 माइनस करो, थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो परिणाम बल आएगा इसमें कुछ इस तरह से आएगा, इस दिशा में आएगा एफ नेट। ये दो बल लग रहे थे, बीच में कहीं ना कहीं आएगा इस तरह से एफ नेट आएगा इस दिशा में, एफ नेट जो कि यहाँ से किसी फाई एंगल पे होगा। इस एंगल फाई का मान भी ज्ञात करना है और एफ नेट का मान भी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो यहाँ पे देखिए पहले F1 और F2 के मान क्या होंगे, पहले थोड़ा सा इसको अपन देख लें। F1 का मान, यहाँ पे जो F1 है ये क्या होगा KQ² / A², ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें सॉल्यूशन, देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट अपन देख रहे हैं। पहले सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट में F1 कितना है, F1 इक्वल टू, अगर अपन परिमाण की बात कर रहे हैं, परिमाण की, तो KQ/A², ठीक है। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया थोड़ी देर के लिए, चलो F बोल दिया इसको F। और F2 यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, F2 इक्वल टू कितना बच्चों, F2 इक्वल टू KQ/A²। देखिए मैं परिमाण लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे -2q नहीं लिखा, केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा 2f। इसको मैंने थोड़ी के लिए इसको f मान लिया, तो क्या हो गया 2f, ताकि कैलकुलेशन में हमें ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखनी पड़े, तो इसलिए इसको f बोल दिया, इसको 2f, ठीक है। फिर लास्ट में अपन f का मान रख देंगे KQ²/A²। तो देखिए यहाँ पे जो मेथड नंबर 1 है उसका उपयोग करें, तो यहाँ से देखिए क्या जाएगा, F नेट इक्वल टू रूट ऑफ F1² प्लस F2² प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 cos थीटा। थीटा कितना बच्चों 120 डिग्री है, ठीक है। थीटा 120 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मान, देखिए बराबर रूट ऑफ, यहाँ जाएगा ये F² और 4F² कितना बन गया बच्चों, यहाँ पे ये जाएगा F² और ये 4F² कितना हो गया 5F² तो हो गया, ये हो गया 5F², ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस ये कितना बच्चों 4F² और एक cos 120 का मान होता है -1/2, तो यहाँ से 2 बार कट जाएगा ये, ठीक है। तो 5 - 3 कितना है 2, मतलब √2f, ये हो गया √2f, ठीक है। और f का मान आप चाहो तो क्या रख सकते हो KQ²/A², तो इसका मान अपन रख देंगे क्या हो जाएगा √2 KQ²/A²। ये लो, ये तो आ गया F नेट का मान।
परिमाण आ गया, ठीक है, ये आ गया परिमाण। इसकी दिशा निकाल लें, tan फाई भी निकाल लेते हैं, क्या होगा tan फाई, देखिए tan फाई इक्वल टू क्या बताया था मैंने फॉर्मूला, tan फाई इक्वल टू F2 sin थीटा, ठीक है, F2 sin थीटा होता है, F2 sin थीटा, थीटा कितना है 120 डिग्री, F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, ठीक है। अब F2 का मान कितना है 2F साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है बच्चों, √3/2, ये लो √3/2 रख दिया, √3/2। F1 का मान F, F2 का मान 2F और cos 120 का मान कितना होता है, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2। कहाँ साहब देखिए ये 2 से 2 कट गया, कितना है F माइनस F, तो नीचे कितना आ गया बच्चों 0 हो गया, ठीक है। तो ऊपर तो √3F आया, क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कटेगा, तो और नीचे कितना आ रहा है 0, और 0 का भाग लगाते क्या हो गया, अनंत हो गया। तो हम जानते हैं किस एंगल पे tan का मान अनंत होता है बच्चों, 90 डिग्री पे, तो इसलिए फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई बराबर 90 डिग्री, फाई बराबर 90 डिग्री, ये आ गया रिजल्ट। मतलब यहाँ पे ये जो तीर में थोड़ा तिरछा बनाया ना, तिरछा ना होकर बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर आएगा, मतलब एफ नेट का मान जो है ये किस डिग्री पे आ रहा है, 90 डिग्री पे आ रहा है। क्लियर, तो ये तो मेथड 1 से अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर, अब हम चलो अगला क्वेश्चन देखें, ये मेथड 2 से रिलेटेड है। कैसे 2 से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बच्चों में क्या निकालना है, एफ नेट वेक्टर निकालना है। वेक्टर निकालने को बताया था आपको मैंने, पहले घटकों में वियोजित करो, फिर एक्स घटक आई कैप प्लस वाई घटक जे कैप के अनुसार हमें सोचना है। तो यूं कह रहा है बच्चों, देखो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, ये Q1 आवेश, ये -Q2 और ये Q3 आवेश है। इसकी दूरी b है, ये थीटा एंगल से, और ये इसके यहाँ तक की दूरी पूरी a है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि इस Q1 पर सीजीएस पद्धति में एफ नेट का मान निकालना है। अच्छा, सीजीएस पद्धति का मतलब क्या होता है बच्चों, कल आपको समझाया था मैंने, k Q1 Q2 अपॉन r², इसमें k का मान क्या होता है 1। सीजीएस पद्धति में k का मान 1 लेना, मतलब आपको कुछ नहीं करना, k का मान 1 लेकर सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बच्चों देखो इस Q3, पहले इस Q3 का देखें, तो Q3 के कारण इस पे क्या लगेगा, रिपल्शन फोर्स लग गया इस दिशा में, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, तो इस दिशा में बल लग रहा है, ठीक है। इसको अपन ने बोल दिया F3 बोल देंगे, इस तरह से देखिए इस दिशा में बल लगेगा, इसको बल को बोल दिया मैंने F3। और इस F3 का मान क्या होगा, तो इस बल F3 का मान बताइए क्या होगा, इस F3 का मान K का मान तो एक रख दो, K Q1 Q3 बटा दूरी कितनी है b²। F3 का मान Q1 Q3 अपॉन b², K का मान अपन ने 1 रख दिया है, ठीक है, क्योंकि K बराबर क्या है 1, K बराबर 1 है इन सीजीएस पद्धति में अपन जानते हैं K का मान क्या होता है बच्चों 1 होता है, इसलिए 1 लिख दिया अपन ने। ऐसे ही अब बच्चों -Q2 वाला आवेश है, ये Q1 क्या करेगा, आकर्षित, क्योंकि दोनों विजातीय प्रकृति के, तो इस दिशा में लगाएगा आकर्षण बल, इस दिशा में लगाएगा आकर्षण बल, इस दिशा में F2, क्योंकि ये Q2 कारण लग रहा है बल, इसको मैंने F2 बोल दिया, तो F2 का मान क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन r², परिमाण लिख रहा हूँ इसलिए माइनस में लिख रहा है Q1 Q2 अपॉन a², ये मैंने माइनस का चिन्ह लगाया क्योंकि यहाँ भी परिमाण लिख रहे हैं, ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन a²। क्लियर, या क्या, क्योंकि यहाँ भी K का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसको हम घटकों में वियोजित करें, इस F2 को तो घटकों में वियोजित करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूर्णतः एक्स अक्ष के अनुदिश है, लेकिन ये वाला जो बल है F3 ये थीटा एंगल पर है, इसलिए तो घटकों में वियोजित करेंगे, तो इधर की ओर जो घटक आएगा बच्चों, अपन जानते हैं जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ घटक कौन सा बनता है, कॉस घटक, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल थीटा, इधर कॉस घटक आएगा, मतलब ये आएगा Q1 Q3 अपॉन b² कॉस थीटा, ठीक है। और इधर जो घटक आएगा इस दिशा में ये आएगा साइन घटक, मतलब क्या आएगा बच्चों, ये जाएगा Q1 Q3 बटा b² साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया घटक। अब यहाँ पे मैं देखें तो आपको बताया था मैंने कैसे करना है, नेट fx आई कैप प्लस fy जे कैप ये करना है। तो देखो सॉल्यूशन नंबर सेकेंड अपन देखें, यहाँ पे हमें यूज करना है एफ नेट वेक्टर बराबर, आप बताया था मैंने क्या होता है, नेट fx आई कैप प्लस नेट fy जे कैप, नेट fx आई कैप प्लस नेट fy जे कैप, ये अपन करना होता है। पहले घटकों में यूज कर लिया, अब ये नेट x घटक आई कैप और ये नेट y घटक जे कैप। तो नेट x घटक क्या है देखिए बच्चों, यहाँ पे एक ये भी x दिशा में और ये वाला घटक भी x दिशा में, दोनों x दिशा में, तो दोनों को प्लस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से ये हो जाएगा, बच्चों Q1 अपॉन Q2 a² Q1 Q2 अपॉन a² प्लस Q1 Q3 अपॉन
बी स्क्वायर साइन थीटा आई कैप, ठीक है। अब प्लस नेट एफ वाई की बात करें तो बच्चों एफ वाई घटक तो किधर है, नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है इसलिए माइनस में लिखना पड़ेगा उसको। क्या लिखेंगे, माइनस में, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्स नीचे की ओर जा रहा है, तो माइनस Q1 Q3 अपॉन बी स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा जे कैप, ठीक है। इस तरह अपन ने लिख दिया एफ नेट घटक, किसमें लिखा, सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति आप जानते हो के का मान क्या होता है, एक, तो के का मान अपन ने एक लेके अपन ने सॉल्व कर लिया, ये आ गया रिजल्ट। आई बस में। अच्छा बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे अपन ने √2f कर दिया, सही कर लो। 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ क्या आएगा, √3f आएगा, सही कर लेना। √3f में यहाँ पे ये आ जाएगा रिजल्ट √3 KQ अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। √3 KQ अपॉन a स्क्वायर ये अपन ने कर लिया, ठीक है। तो चलो ये अपन ने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक दो क्वेश्चन और चीज अपन समझते हैं आगे। देखिए तो चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखें इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। इस तरह से कह रहा है कि बच्चों यहाँ पे एक समबाहु पंचभुज है, ठीक है। एक समबाहु पंचभुज है, इस प्रकार से यहाँ पे इसके चार कोनों पे आवेश Q Q Q रखे हुए, स्मॉल q आवेश चार कोनों पे, पांचवा कोना फ्री है, इस पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। और केंद्र पर एक आवेश कैपिटल Q रखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि आवेश कैपिटल Q पर एफ नेट का मान बताना है, क्या लगेगा एफ नेट का मान, मतलब परिणामी बल क्या होगा। और जो यहाँ पे अगर अपन सही बलों के मान निकाल के घटक करके सोल्व करें तो काफी लंबा हो जाएगा। इसको शॉर्ट ट्रिक अपन समझें तो चलो देखो, आप एक चीज दिमाग लगाएं, जैसे मान लो बच्चों को एक सममिति होती है इस प्रकार से, कोई सी भी, जैसे मान लो ये एक सिमेट्रिसिटी है, ठीक है। चारों तरफ यहाँ पे आवेश अगर रखे हुए Q Q Q Q, चारों तरफ Q आवेश रखे, मान लो इस तरह से, चाहे त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, समबाहु बहुभुज है, तो उस केस में अगर केंद्र पर यहाँ पे कोई आवेश रखा जाए Q, तो आप समझें ये वाला आवेश इधर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, ये वाला आवेश इधर लगाएगा, ये वाला आवेश इधर लगाएगा प्रतिकर्षण, ये वाला आवेश लगाएगा इधर प्रतिकर्षण। तो बच्चों इससे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो एफ नेट का मान कितना हो गया, 0, ठीक है। एफ नेट का मान 0, मतलब अगर चारों तरफ सिमेट्रिसिटी के अनुसार आवेश रखे हुए तो केंद्र पर आवेश पर नेट बल क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो वही दिमाग हमें यहाँ पे लगाना है। तो देखिए कैसे, समझो। यहाँ बच्चों देखिए, अगर यहाँ पे इस जगह पांचवें किनारे पर भी आवेश रखा होता, यहाँ पे भी आवेश रखा होता Q, तो फिर कैपिटल Q पे नेट बल क्या होता, 0। मतलब बच्चों यहाँ पे अगर ये मान लो चलो Q आवेश रखा हुआ है, ये कोई Q आवेश रखा हुआ है इस जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखें इस पांचों Q के कारण कैपिटल Q पे एफ नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अपन यूं समझे सॉल्यूशन, देखिए समझ आया कह रहा हूं मैं, सॉल्यूशन अपन कह रहे हैं पांचों, ठीक है। एफ नेट बाय 5, ठीक है, 5Q, एफ नेट बाय 5Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा। 5Q के कारण केंद्र पर नेट बल का मान क्या हो जाएगा, 0, 5 कैपिटल Q के कारण, ठीक है, 5 कैपिटल Q के कारण नेट बल 0 आएगा। अब यूं सोचिए, देखिए ये जो अपन आवेश रखा हुआ है इसके कारण यहाँ पे बल किधर आ रहा है, इधर की ओर आएगा, इस दिशा में, ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। कितना बल लगाएगा, K Q बटा R स्क्वायर, ये दूरी कितनी है, R स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छा देखो यहाँ पे आप समझे हमने क्या लिखा है, एफ नेट बाय 5Q, तो उसको मैं ऐसे लिखता हूं, एफ नेट बाय 4Q जो हमें 4 दे रखे हैं, प्लस एफ नेट एफ वेक्टर बाय 5th Q जो पांचवा Q है, बराबर क्या जाएगा, 0। मतलब पांचों का नेट बल 0 है। यूं कह दे कि 4 का नेट बल प्लस पांचवें का बल, इनका परिणामी मान कितना आना चाहिए, 0। मतलब इस चीज को मैंने तोड़ लिया। तो यहां से देखिए, इसलिए यहां पे एफ नेट वेक्टर बाय 4Q जो दिए गए 4 आवेश हैं, ठीक है, दिए गए 4 आवेश हैं 4Q, ठीक है। तो इनकी ऐसे नेट बल क्या जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस एफ वेक्टर बाय 5th Q जो पांचवा आवेश अपन रखा है, ये 5th Q। तो अच्छा देखो यहाँ पे इस 5th Q की वजह से इस पे नेट बल कितना लग रहा है, इस दिशा में, ठीक है। तो यह माइनस चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि जो 4Q का आवेश है इस पे नेट बल जो लगेगा इसके विपरीत दिशा में लगेगा, अर्थात कहाँ आएगा, देखिए बच्चों ये जो 4 आवेश दे रखे हैं इस चारों आवेश का जो नेट बल आएगा इस दिशा में आएगा, इस तरह से, मतलब इसके ठीक विपरीत। हम क्या हो सकते हैं, ये क्या है बच्चों, इस तरह से F बाय 4Q जो 4 आवेश रखे गए इसका नेट बल आएगा इस दिशा में 4Q का, ठीक है, 4Q का नेट बल आएगा इस दिशा में। तो यहाँ पे क्या जाएगा मान, ये इसके बराबर आ रहा है, माइनस के बराबर, तो यहाँ से कह दें कि माइनस
माइनस कितना जाएगा इसका मान ये देखिए, ये रहा के क्यू बटा आर स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस चिन्ह तो केवल दिशा बता रहा है, तो यहां से अगर मैं परिमाण लिख दूं तो परिमाण कितना आ गया, परिमाण इज इक्वल टू ये जाएगा के, मतलब माइनस हटा दो, के क्यू बटा आर स्क्वायर, ये लो आंसर आ गया। हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, वरना घटक करके सॉल्व करते तो काफी लंबा हो जाता, क्योंकि फिर हमें यहाँ पे एंगल भी सोचने पड़ते, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो 4 आवेशों के कारण नेट बल कितना आया, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आई बस में, तो काफी सिंपल था क्वेश्चन है, थोड़ा लेकिन दिमाग लगाना पड़ा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला एग्जांपल आपसे कह रहा हूं इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष पे यहाँ पे दो केंद्र पर ये मूल बिंदु जो है, यहाँ पे एक कैपिटल क्यू आवेश है, इसका मान 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश लगा हुआ है। और फिर यहाँ पे एक्स अक्ष पे क्यू 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 ऐसे अनंत तक कई सारे आवेश लगे हैं। पहला आवेश 1 मीटर दूरी पर है, क्योंकि ये मीटर में लिखा हुआ है, एक्स का मान मीटर में, एक्स बराबर 2, फिर ये एक्स बराबर 4 पर, फिर एक्स बराबर 8 पर, फिर एक्स बराबर 16 पर। इस प्रकार से ये सारे मान आवेश यहाँ पे रखे गए हैं। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों, यहाँ पे इसमें हमसे पूछा है कि इस कैपिटल क्यू पर नेट बल कितना लग गया, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कई सारे आवेश है, कई सारे आवेश है, प्रत्येक का मान 1 माइक्रोकूलाम है, वो उस आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल। तो देखिए यहाँ पे कहाँ लग गया, पहले इस आवेश कारण बल आएगा इस दिशा में, आएगा इस दिशा में, इस आवेश कारण ये भी इसको करेगा प्रतिकर्षित इस दिशा में, यह वाला आवेश भी करेगा इस दिशा में। तो यहाँ जितने भी आवेश हैं F1 F2 F3 सब के सब बल का लगाएंगे, इधर क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। जितने भी आएंगे, क्योंकि देखो यह वाला आवेश इसको करेगा प्रतिकर्षित इस दिशा में, यह वाला आवेश भी इस दिशा में करेगा प्रतिकर्षित, यह वाला आवेश भी इस दिशा में। तो जितने भी आवेश हैं सारे के सारे इसको प्रतिकर्षित कर रहे हैं कैपिटल क्यू को। तो इस प्रकार से अनंत आवेश हैं, तो अनंत बल लग रहे हैं, तो हमें एक ही दिशा में लग रहे हैं, चूंकि सारे के सारे इधर की हो रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कैसे, देखिए सॉल्यूशन समझें इसका बच्चों। यहाँ पे एफ नेट बराबर क्या जाएगा, देखिए एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्योंकि सभी समान दिशा में, ठीक है, क्योंकि समान दिशा में आ रहे हैं तो इसलिए सिंपली ऐड हो गए, ठीक है, समान दिशा में आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके मान रखें, क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों Q1 ये Q2 ये, अगले वाले के लिए Q1 ये Q2 ये, अगले वाले के लिए Q1 ये Q2 ये, तो सब में Q1 Q2 तो सेम है। तो के Q1 Q2 अपन कॉमन निकाल रहे हैं, मतलब के Q मैंने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 अपॉन R1 स्क्वायर जो कितना है 1 है, ठीक है, 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फिर आगे 8 आएगा तो 8 स्क्वायर, इस तरह से चलता रहेगा ये अनंत तक, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे इस प्रकार से आगे अनंत तक चलेगा ये। अब यहाँ पे से मान रख दें, के का मान क्या होता है 9 × 10 पावर 9, ठीक है, क्यू का मान 1, कैपिटल क्यू का मान 1 माइक्रोकूलाम है, तो 10 की घात -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 1, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/16, ये हो गया 1/64, ठीक है, प्लस। अब बच्चों गौर से देखो, ये एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, ये बच्चों एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग कैसे निकालते हैं, इसका एक सूत्र होता है, अभी आपको बता रहा हूँ, आगे इस आगे पर कई जगह काम में आएगा बच्चों सूत्र, तो आप ध्यान रखें क्या होता है सूत्र। देखो पहले इसको सेवल कर लें, ये क्या हो जाएगा 9 × 10 की घात 3 हो गया है, तो 9 × 10 की घात 3, और यहाँ पे अब बच्चों ये होता है, देखिए A/1 - R, ये सूत्र होता है A/1 - R। ए यहाँ पे क्या है, ए बता रहा है यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट पद, ठीक है, इस श्रेणी का फर्स्ट पद है ये ए, और आर क्या है बच्चों, यहाँ पे आर होता है, ये होता है सेकंड पद बटा फर्स्ट पद, अनुपात को बताता है, अनुपात सेकंड पद बटा फर्स्ट पद को बताता है ये, मतलब जो श्रेणी है आगे किस गुणांक रूप में आगे बढ़ रही है, इस अनुपात को बताता है। आर का मतलब रेशो, आर का मतलब क्या बच्चों रेशो, सेकंड पद बटा फर्स्ट पद, इसको बता रहा है ये अनुपात को। तो यहाँ पे हम देखें ये 9 × 10 की घात 3 तो इसी बाहर, और यहाँ पे ए प्रथम पद कौन है इसका 1, प्रथम पद 1 है, ये मैंने रख दिया, ए का मान 1 रख दिया, फिर 1 - R, आर मतलब सेकंड पद बटा फर्स्ट पद करोगे तो 1/4 में 1 का भाग लगाओ तो 1/4 ही आएगा, तो 1/4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना हो गया, देखिए ये मान हो गया बाहर तो 9 × 10 की घात 3 है, और यहाँ पे इसमें 1 और नीचे ऊपर तो 1 है, नीचे 1 - 1/4 करेंगे कितना जाएगा 3/4, ठीक है, 3/4, और ये 4 चल जाएगा ऊपर, तो 3 से पहले 9 काट दो 3 बार,
फिर 4 तिया 12, मतलब 12 गुणा 10 की घात 3, ये हो गया 12 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने निकाल लिया बल का मान 12 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन, ये आ गया रिजल्ट। आई बस में। तो इस प्रकार से अपन ने ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो अब देखें थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे ये एक अर्धगोला है, बीच में मतलब एक ऑब्जेक्ट है, बीच में मतलब यहाँ पे अर्धगोले के रूप में कटा हुआ है, ये बॉक्स अर्धगोले के रूप में कटा हुआ है। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे एक आवेश है Q, M, यहाँ भी Q, M, मतलब Q इसका आवेश है, M यहाँ पे इसका द्रव्यमान है। ठीक है, और बच्चों चूंकि दोनों सजातीय आवेश है तो एक दूसरे का करेंगे प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित करेंगे, दूर जाना चाहेंगे, लेकिन इनका mg बल कहाँ लग गया, नीचे। mg बल नीचे लगेगा तो वो इनको नीचे लाना चाहेगा, तो साम्यावस्था में कहीं ना कहीं आगे रुक जाएंगे कि कूलाम बल इनको दूर ले आना चाहता है, mg बल इनको नीचे की ओर और मतलब पास लाना चाहता है, तो साम्यावस्था में कहीं ना कहीं r दूरी पे रुक जाएंगे। आपसे कह रहा है कि साम्यावस्था में दोनों गेंदों के बीच की दूरी r है। r क्या बच्चों, उसकी त्रिज्या है, अर्धगोले की त्रिज्या r है, ये केंद्र दिखा रखा है, ये भी मतलब केंद्र से ये दूरी r हो गई, ये दूरी r, और ये दूरी भी क्या बोली गई, इससे r बोली गई है। तो हम देख रहे हैं अंदर क्या बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अंदर एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, मतलब एंगल कितना है बच्चों, ये 60 डिग्री, ये भी क्या होगा 60 डिग्री, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों गेंदों के मध्य दूरी r हो तो हमें q का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो चलो देखो, अब यहाँ पे अभी तक तो अपन ने कहा केवल यहाँ पे कौन सा बल लग रहे थे, कूलाम बल लग रहे थे। अब अपन जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें कूलाम बल के अलावा और भी कई सारे बल लगेंगे। कैसे बच्चों, जब भी आपको पिंड का द्रव्यमान दिया होता है तो mg बल लगता है कहाँ, नीचे की ओर। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात बच्चों, जब भी आवेश दिए गए हो तो हम जानते हैं कूलाम बल लगता है k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, उसके बाद अगर कोई पिंड किसी सतह के संपर्क में, पिंड किसी सतह के संपर्क में, तो सतह के द्वारा उस पिंड पर एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है, सतह के द्वारा पिंड पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगता है सतह के लंबवत। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लो कोई पिंड किसी डोरी से बंधा हुआ है, किसी डोरी से बंधा हुआ है तो डोरी में एक तनाव बल दिखाते हैं, पिंड से डोरी की तरफ तनाव बल कैपिटल T। और अगर पिंड किसी मान लो पानी में डूबा हुआ है या किसी माध्यम में डूबा हुआ है तो उस पर एक उत्प्लावन बल लगता है v ρg। मतलब अगर हमें किसी द्रव का घनत्व दे रखा है, ठीक है, और पिंड का आयतन दे रखा है तो हम पिंड पर उत्प्लावन बल v ρg दर्शाते हैं। तो वही से अपन आगे पढ़ेंगे, आगे और भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा समय में, ये कई सारे बलों के बारे में भी सोचना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें कौन कौन से बल सोचेंगे। एक तो यहाँ पे दो आवेश दे रखे Q Q, तो चलो इस पे बात, इस बल इस पर निकाल लगा रहा हूँ बल में, तो इस पे प्रतिकर्षण बल लगा, इस दिशा में कूलाम बल क्या आएगा मान K Q² बटा r²। ठीक है, यह आएगा। दूसरा बच्चों यहाँ पे द्रव्यमान m है तो उसका mg बल कहाँ लग गया, नीचे की ओर। ये आपसे कहा मैंने, अगर द्रव्यमान आपको दे रखा हो तो हम mg बल भी दिखाते हैं, ये mg बल दिखा दिया नीचे की ओर। ठीक है, फिर ये बच्चों पिंड इस सतह के संपर्क में, तो सतह के संपर्क में तो इस पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी दिखाना पड़ेगा, इस तरह से ये n क्या बच्चों यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, अभिलंब प्रतिक्रिया बल। आई बस में। अब यहाँ पे कोई डोरी तो है नहीं इसलिए तनाव बल दिखाएंगे नहीं, पिंड किसी द्रव में डूबा हुआ नहीं है इसलिए उत्प्लावन बल नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पे 3 बल दिखा दिए। एक तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल क्योंकि पिंड सतह के संपर्क में है, दूसरा बच्चों यहाँ पे mg बल क्योंकि पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे आवेश दे रखे हैं इसलिए कूलाम बल भी लगेगा। और यहाँ पे देखिए इस प्रकार से बल लग रहे हैं। अब इनको हम घटकों में वियोजित करके इनको बैलेंस करें क्योंकि साम्यावस्था बोली गई है। ठीक है, तो आप देखें इस n को हम घटकों में वियोजित करें n, तो इधर कितना आएगा n cos 60। cos 60 का मान क्या होता है बच्चों 1/2, और इधर घटक आएगा n sin 60। sin 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, n cos 60 n sin 60 अपन ने घटक कर दिए। ठीक है, अब देखिए साम्यावस्था में अपन देखें कौन सा घटक किसको बैलेंस कर रहा है, समझदार हैं आप, करके बताइए क्या होगा। देखिए साम्यावस्था में अपन देखो बच्चों यहाँ पे ये जो ये n × 1/2 है, ये किसको बैलेंस कर रहा है k² अपॉन r² को, मीन्स n × 1/2 ये बैलेंस कर रहा है k² अपॉन r² को। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक है, उसके अलावा फिर ये n × √3/2 ये किसको बैलेंस कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है किसको बच्चों, यहाँ पे mg को। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। हमसे क्या पूछा है, दोनों की दूरी r हो तो q का मान निकालना है। अब यहाँ से सॉल्व करें q निकालें, तो एक काम करें दोनों को डिवाइड कर दें अपन। समीकरण 1/2 कर रहा हूं मैं, 1/2 करेंगे तो क्या होगा, तो ये n से n कट जाएगा, /2 से /2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा k² अपॉन mg r²। ठीक है, तो यहाँ से q² निकालें तो q² का मान कितना हो गया, ये इसको उधर ले आओ तो हो जाएगा mg r² बटा √3k। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, q का मान निकालना है।
तो q का मान निकालने के लिए इसका रूट कर देंगे, तो q बराबर क्या आएगा, रूट ऑफ एम जी आर स्क्वायर बटा √3 k। ये लो, ये आ गया आंसर q का। ठीक है, ये आंसर ज्ञात कर लिए। तो मतलब हमारा उद्देश्य क्या है, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी क्या बताया मैंने कि अभी तक तो हमने केवल यहाँ तक 4 क्वेश्चन देखे, इसमें केवल कूलाम बल के बारे में सोचा। अब अगर एक्स्ट्रा और भी कई सारी कंडीशंस हैं तो एक्स्ट्रा बल भी लग रहे होते हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं अभी आपको समझाया था, इसी बेस चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको मैंने, आगे और क्वेश्चन भी अपन समझते हैं। ठीक है, देखियो बच्चों अगला एग्जाम्पल अपन समझें। अगला एग्जाम्पल इस प्रकार से, ये एक डोरी, 2 डोरी है एल लंबाई की, यहाँ से एम क्यू द्रव्यमान के, एम द्रव्यमान और क्यू आवेश की 2 गेंदें लटकी हुई हैं इस प्रकार से। अब चूंकि बच्चों दोनों का आवेश समान है, एक दूसरे को प्रतिक्रिया करेंगी, सजातीय आवेश है, प्रतिक्रिया करेंगी, दूर जाना चाहेंगी, पर दोनों के mg बल कहाँ लगेंगे, नीचे की ओर, तो इसलिए वो पास आना चाहेंगी, तो साम्यावस्था में किसी ना किसी एंगल पे रुक जाएंगी। तो साम्यावस्था में आपको ये एंगल थीटा बता रखा है, यहाँ पे थीटा एंगल है, और थीटा का मान बहुत छोटा दिया गया है। कह रहा है साम्यावस्था में थीटा का मान वेरी स्मॉल है, अर्थात साइन थीटा लगभग tan थीटा के बराबर हो। तो सिद्ध करना है कि x बराबर k2k² L/mg की घात 1/3, ये हमें सिद्ध करना है। फिर इसका सेकंड पार्ट बाद में समझाऊंगा। पहले हमें सिद्ध करना है कि थीटा का मान वेरी स्मॉल है। ठीक है, तो x का मान क्या होगा साम्यावस्था में, ये हमें निकालना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे कौन कौन से बल लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पे दोनों द्रव्यमान, दोनों आवेश दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे आवेश का प्रतिकर्षण बल लग गया इस दिशा में, क्या लग गया, k²/x²। पहली बात तो लग गया कूलाम बल। दूसरा बच्चों द्रव्यमान दे रखा है, mg बल का लग गया नीचे की ओर, ये लो mg बल भी दिखा दिया। और तीसरा बच्चों डोरी दे रखी है, आपसे कहा मैंने जब भी डोरी दे रखी हो, पिंड से डोरी बंधी हुई है, तो पिंड से डोरी की तरफ जो बल लगता है तनाव बल, वो दिखाते हैं पिंड पर। तो इस पिंड पर डोरी की तरफ तनाव बल ये आ गया T, इस दिशा में ये तनाव बल T, ये दिखा दे तनाव बल T। अब बच्चों ये एंगल थीटा है, तो यहां से हम देखें ये वाला एंगल बनेगा थीटा, इस तरह से ये एंगल आएगा थीटा। तो यहां से इस T घटक कर सकते हैं, इधर कितना आएगा T cos थीटा घटक, यहाँ आएगा इस तरफ T sin थीटा घटक, T sin थीटा घटक। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देखें बच्चों साम्यावस्था में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन अपन समझें। सॉल्यूशन अपन देखें साम्यावस्था में, साम्यावस्था में आप यहाँ पे देख सकते हो T sin थीटा घटक किसको बैलेंस कर रहा है, k²/x² को। ठीक है, तो T sin थीटा घटक ये बैलेंस कर रहा है k²/x² को। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर T cos थीटा घटक किसको बैलेंस कर रहा है, देखिए T cos थीटा घटक बैलेंस कर रहा है mg को। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों को डिवाइड करें तो यहाँ से हम निकालते हैं tan थीटा, तो इक्वेशन 1/2 कर रहा हूं मैं, तो 1/2 करेंगे यहाँ से, देखिए कितना आएगा tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर डिवाइड करेंगे T से T कट जाएगा, साइन बटा cos tan होता है, तो आ गया k²/mg(x²), ये आ गया tan थीटा का मान। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये अपन ने tan थीटा निकाल लिया। अब यहाँ से इस डायग्राम से अगर मैं साइन थीटा देखना चाहूँ, देखिए बच्चों एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज अपन जानते हैं साइन थीटा निकालें तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है इसमें, लंब का मान x/2 है और कर्ण का मान कितना बच्चों l है। ठीक है, x/2 अपॉन l, मतलब x/2l हो जाएगा साइन थीटा का मान, x/2l। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा अपन देख रहे हैं कितना है, साइन थीटा बराबर चित्र में अपन देख रहे हैं साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर आ रहा है x/2l। ठीक है, x/2l। अब बच्चों हमें यहाँ बताया गया है साइन थीटा लगभग tan थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम देखें साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि थीटा वेरी स्मॉल है। ठीक है, साइन थीटा को हमने tan थीटा के बराबर कर दिया, थीटा वेरी स्मॉल दे रखा है, तो साइन थीटा का मान तो रख दो x/2l। tan थीटा का मान कितना बच्चों, tan थीटा का मान ये रहा k²/mg(x²। अब यहाँ से मैं x का मान निकालूं तो इसको x² को उधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या हो गया x³ हो गया, x³ 2l को उधर ले आओ तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2kl² बटे में। ठीक है, 2kq²l 2kq² बटे में क्या बच्चों mg। ठीक है, बटे में mg। क्लियर। तो यहाँ से अब इसकी घात 1/3 कर दो तो x इक्वल टू कितना जाएगा, x इक्वल टू जाएगा 2kq²l बटा mg की घात 1/3। तो मैं यही तो प्रूव करना था मैं, देखिए वही आ गया, झूठ थोड़ा बोला था आपसे मैंने, वही आ गया आंसर, x इक्वल टू 2kq²l mg घात 1/3।
ये अपन ने फर्स्ट वाला मान प्रूव कर लिया। ठीक है, अब बच्चों सेकंड में क्या कह रहा है आपसे कि अब यदि दोनों गेंदों से आवेश नियत दर से लीकेज होने लगे, तो बच्चों दोनों गेंदों से आवेश धीरे धीरे कम होने लगेगा, तो देखो आवेश के कारण ये गेंदें दूर जा रही थी, प्रतिकर्षण बल लग रहा था, लेकिन अगर इसके बल का मान मतलब आवेश का मान अगर कम होने लग जाएगा तो ये वाला बल घटने लगेगा तो mg बल अधिक प्रभावी हो जाएगा, तो गेंदें पास आने लगेगी। गेंदें पास आने लगेगी तो किस वेग से पास आएंगी हमें वो ज्ञात करना है। तो कह रहा है तो यदि दोनों गेंदों से आवेश नियत दर से लीकेज होने लगे तो सिद्ध करो गेंदों के पास आने की चाल v समानुपाती x की घात माइनस 1/2 होगी। ये हमें समझना है इसको। तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए बच्चों यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट अपन सोल्व करें। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में क्या करना है हमें, यहाँ पे इसके अंदर सेकंड पार्ट में आप समझें, मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये अपन ने इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दूं मैं, इसको मैंने समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया, ये लो इक्वेशन नंबर 3। तो अब देखें इक्वेशन 3 से अगर अपन देखें क्या आ रहा है बच्चों, इक्वेशन 3 से अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब समानुपाती क्या आएगा, क्यू स्क्वायर, एक्स क्यूब समानुपाती क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एल फिक्स रहेगी, के का मान फिक्स है, एम का मान फिक्स है, जी का मान फिक्स है, ये चीज तो चेंज होनी रही। क्या चेंज हो रहे हैं, एक्स और यहाँ से क्यू, तो एक्स समान क्यूब समानुपाती क्यू स्क्वायर, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा क्यू समानुपाती एक्स की घात 3/2। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्यू निकाल लिया, दोनों तरफ रूट कर दिया, तो क्यू समानुपाती क्या होगा, एक्स की घात 3/2। अब यहाँ पे इसका अवकलन कर दें। ठीक है, इसलिए बच्चों यहाँ पे टी के सापेक्ष कर रहा हूँ अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं इसका। तो जो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बनेगा, देखिए ये आएगा डी क्यू अपॉन डी टी समानुपाती घात आगे जाएगी। ठीक है, एक्स की घात क्या हो जाएगा, 3/2 में से एक घटाओ तो क्या हो जाएगा 1/2, और लिखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि बच्चों हम यहाँ पे अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, समय के सापेक्ष। ठीक है, तो पहले q का अवकलन तो क्या हो गया, 1 हो गया, फिर इनटू हमने क्या लिखा डी क्यू अपॉन डी टी, क्योंकि हम जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं जो टी के सापेक्ष डी क्यू अपॉन डी टी एक्स का गुणा कर दिया, यहाँ पे इसका अवकलन करिए सामान्य तरीके से, फिर यहाँ भी डी एक्स अपॉन डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये जो डी क्यू अपॉन डी टी है, डी क्यू अपॉन डी टी ये चीज तो हमें क्या दे रखी है, कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देखो डी क्यू अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो ये चीज तो है, ये चीज तो क्या बच्चों कॉन्स्टेंट दे रखी है, ये चीज तो हमें दे रखी है कांस्टेंट। ठीक है, उसका बच्चों फिर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt ये क्या होती है, चाल होती है v, ये चाल v हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से अपन देखें इसमें क्या बनेगा, ये कांस्टेंट समानुपाती, इसको भी छोड़ दो, ये भी कांस्टेंट है ही सही। ठीक है, तो यहां से x की घात 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंटू ये हो जाएगा v, तो यहां से v निकालें तो उसको निकल ले आएंगे, तो इसलिए v समानुपाती क्या हो गया, v समानुपाती हो गया x की घात माइनस 1/2। तो हमें यही प्रूव करना था v समानुपाती क्या है, माइनस का v समानुपाती x की घात माइनस 1/2, यह है रिजल्ट। आई बात समझ में। यस तो अब अगला क्वेश्चन देखें, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में अब क्या कह रहा है, मतलब जो थीटा है वो सामान्य है, मतलब अब वेरी वेरी स्मॉल नहीं है, नॉर्मल है थीटा। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है द्रव्यमान m का घनत्व यहाँ पे d है, जो पिंड है इनका घनत्व आपको d दे रखा है। ठीक है, अब यदि निकाय को घनत्व रो वाले द्रव माध्यम में डुबो दिया जाए, इस पूरे निकाय को, पूरे डोरी निकाय है, इस पूरे निकाय को अपन ने द्रव में डुबो दिया है, जिस द्रव की डेंसिटी क्या बच्चों रो है। ठीक है, तो भी थीटा अपरिवर्तित रहता है, तो द्रव का एप्सिलॉन आर बताना है क्या होगा, परावर्तनांक का मान बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे अपन समझे इसमें क्या है बच्चों, देखो समझ आएगा ग्राउंड में। अब यहाँ पे इस पूरे निकाय को अपन द्रव में डुबो देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो चलो द्रव में डुबोने से पहले अपन देखें, ये चीज मैंने मिटाई नहीं, वही उसी सॉल्यूशन की पिछले क्वेश्चन की, टी साइन था ये आ रहा था इसके बराबर, ये टी कॉस था इसके बराबर है, ये टेन था बराबर ये आ गया, ये तो पिछले क्वेश्चन का मैंने एज लिख दिया। अब देखो द्रव में डुबोएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, दो फर्क पड़ेंगे। पहला बच्चों ये फर्क पड़ेगा कि द्रव का माध्यम का एप्सिलॉन आर है, द्रव माध्यम का परावर्तनांक एप्सिलॉन आर, तो आपको समझाया था मैंने कि पिछली क्लास में कि जब भी हम किसी पिंडों को मतलब आवेशों को किसी एप्सिलॉन आर माध्यम में डुबोते हैं, मतलब चारों तरफ माध्यम एप्सिलॉन आर भर देते हैं, तो जो कूलाम बल है उसका मान 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है। पढ़ा था अपने पिछली क्लास में, देखो कॉपी के अंदर मिल जाएगा लिखा हुआ आपको कि एफ का मान क्या होता है बच्चों, 1/एप्सिलॉन आर गुना हो जाता है कूलाम बल का मान। पहला इफेक्ट तो ये पड़ेगा। दूसरा इफेक्ट ये पड़ेगा कि द्रव में डुबो रहे हैं, द्रव की डेंसिटी रो दे रखी है, तो उस द्रव के कारण पिंड पर उत्प्लावन बल कहाँ लग गया, ऊपर की ओर वी रो जी। ये दो इफेक्ट हमें दिखाने हैं। तो चलो ये तो प्रारंभ में हो गया स्थिति। ठीक है, साम्यावस्था में देख रहे हैं। अब देखें द्रव में डुबोने के बाद, द्रव में डुबोने के बाद
अब बच्चों द्रव में डुबोने के बाद कौन कौन से बल लगेंगे देखिए इस पे, यहाँ पे आपको बताया तनाव बल तो ही आएगा इसी, ठीक है, तनाव बल ये आएगा तनाव बल T, ठीक है। यहाँ पे mg ये लगी रहा है नीचे, इस पे mg बल नीचे लगी रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तनाव बल T है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे इसमें क्या बताया मैंने, एक तो इधर बल है, ये इस बल का मान कितना हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ही सही, ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा 1/ε r गुना हो जाएगा इस बल का मान, कितना 1/ε गुना। और दूसरी चीज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बल कौन सा लगे ऊपर की ओर, उत्प्लावन बल, ये ऊपर की ओर मैंने एक उत्प्लावन बल दिखा दिया वी रो जी। वी क्या बच्चों यहाँ पे आयतन किसका, इस पिंड का आयतन, जो पिंड है द्रव्यमान है इसका आयतन है वी रो जी, ठीक है। और ये एंगल थीटा ही सही बच्चों, ये एंगल थीटा ये कह रहा है अपरिवर्तित है। अब यहाँ बच्चों टी के घटक कर दें, जैसे यहाँ पर ने कर रखे हैं वैसे घटक यहाँ भी कर दें टी के, इधर तो आ जाएगा टी कॉस थीटा घटक, और यहाँ आएगा ये टी साइन थीटा घटक, टी साइन थीटा घटक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों साम्यावस्था में क्या होगा, देखिए साम्यावस्था में पुनः यहाँ पे साम्यावस्था की बात कर रहे हैं, साम्यावस्था में तब देखिए कौन सी मान किसको बैलेंस कर रही है बच्चों, देखिए साम्यावस्था में यहाँ आप दिमाग लगाएं तो जो इसमें क्वेश्चन में साम्यावस्था की बात कर रहे हैं अपन, तो आप देखिए टी साइन थीटा तो किसको बैलेंस कर रहा है, ये टी साइन थीटा बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा इज इक्वल टू ये क्या बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1/ε r को, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो 3 नंबर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें जो टी कॉस्ट है ये इन दोनों का योग किसके बराबर है, mg के बराबर, ठीक है, मतलब वी रो जी प्लस टी कॉस थीटा ये किसको बैलेंस कर रहा है, mg को। तो यहाँ से अगर मैं टी कॉस थीटा निकाल लूँ तो टी कॉस थीटा निकालेंगे तो उसको इधर ले जाएंगे, तो mg माइनस क्या हो जाएगा वी रो जी, ठीक है, mg माइनस वी रो जी। अब इस v का मान हम जानते हैं बच्चों द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व, तो आयतन बराबर क्या होगा द्रव्यमान बटा घनत्व, तो इस आयतन को हम लिख देंगे द्रव्यमान बटा घनत्व, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये v क्या बच्चों पिंड का आयतन है, तो पिंड का द्रव्यमान बटा पिंड का घनत्व, तो पिंड का घनत्व में क्या दे रखा है डी दे रखा है, ठीक है, रो इंटू जी, क्लियर। अब यहाँ पे इसमें चाहो तो आप mg कॉमन निकाल लो, mg कॉमन निकाल लेंगे तो क्या जाएगा ये बच्चों 1 माइनस रो अपॉन डी, ठीक है, 1 माइनस रो अपॉन डी में भी आप इसके अंदर ये एलसीएम ले लें, डी एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा बच्चों यहाँ पे ये जाएगा डी माइनस रो, ठीक है। यहाँ पे हमने mg कॉमन निकाल लिया, क्या बचा ब्रैकेट में 1 माइनस रो अपॉन डी, जिसमें डी एलसीएम ले लिया तो डी माइनस रो अपॉन डी, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करें तो हमें tan टा निकालना है, ऐसे tan टा निकालेंगे, इक्वेशन 3/4 करें तो 3/4 करने पे क्या है बच्चों, यहाँ पे 3/4 करने पे tan थीटा बराबर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा tan थीटा बराबर ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन r, ठीक है, और इनटू यहाँ पे क्या चीज आएगी ये आएगी ये डिवाइड के अंदर है ना, ये डिवाइड के अंदर है तो d ऊपर चल जाएगा d बटा mg डी माइनस रो, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई, tan थीटा का मान क्या गया के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन r, ठीक है, और ये चीज डिवाइड में थी तो नीचे mg डी माइनस रो नीचे आ गया, ये d चला गया ऊपर। अब बच्चों यहाँ पे एक ये tan थीटा है और एक ये tan थीटा, दोनों tan थीटा के बराबर करें, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों tan थीटा को मान बराबर करेंगे, मतलब चलो यहाँ रखता हूँ डायरेक्ट इसके अंदर मान क्या जाएगा, देखिए यहाँ पे इस tan थीटा का मान रख दें, यहाँ से निकाला था अपन ने कितना आया था ये के क्यू स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर यही सही tan थीटा, ठीक है, के क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन r इंटू डी अपॉन mg डी माइनस रो। तो यहाँ पे क्या कट जाएगा देखिए, अब उड़ा दो जो चीज उड़ रही है, ये कट गया mg से mg कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। इस एप्सिलॉन को उठा के इधर ले आओ तो यहाँ से क्या आ गया एप्सिलॉन बराबर ये ऊपर d है और नीचे d माइनस रो, ये लो ये आ गया आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं एप्सिलॉन r का मान, ठीक है। तो बच्चों कोई दिक्कत किसी को, तो इस प्रकार से अपन ने ये एप्सिलॉन r ज्ञात कर लिया, कोई दिक्कत। चलो आगे और एग्जाम्पल अपन समझें।
तो चलो थोड़ा सा और चेंज करें क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, इस प्रकार से बच्चों ये डायग्राम है, वही बताया आपको मैंने, जो नॉर्मल डायग्राम दे रखा है एम क्यू, ये भी एम क्यू है, इस प्रकार दो पेंडुलम लटके हुए हैं, पेंडुलम दोनों, ठीक है, एम क्यू, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, ये साम्यावस्था की स्थिति दिखा रखी है। नीट 13 में आ चुका क्वेश्चन। बाकी इससे पहले जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसलिए आप ध्यान समझें, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बच्चों देखो यहाँ पे इसमें क्या कह रहा है, अगर आपसे यहाँ पर कह रहा है इसके अंदर कि अगर यहाँ से हमने इस डोरी को बीच में से बांध कर यहाँ पे इस तरह से बांध दिया, यहाँ से यहाँ तक का, इस जगह यहाँ गिठान लगा दी, और जो शेष दूरी बची y/2, अभी टोटल दूरी कितनी थी y, अब कह रहा है कि यहाँ पे y/2 दूरी, मतलब ये पूरी y/2 दूरी है, यहाँ पे मैंने इस जगह उसको बांध दिया इस जगह से, अब ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा डैश हो जाएगा, पहले थीटा था अब थीटा डैश हो गया। तो कह रहा है अब इस अवस्था में एक्स डैश का मान क्या होगा ये हमें बताना है, दूरी एक्स डैश क्या होगी ये हमें ज्ञात करनी है। बात पहले पड़ी, मतलब यहाँ से ये दूरी टोटल y थी, यहाँ पे इस तरह गिठान लगा दी कि ये दूरी कितनी बची y/2, तो अब इस अवस्था में एक्स डैश का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो उसका भी सॉल्यूशन पिछला ही है, वही मैंने यहाँ मिटाया नहीं, एज इट इज साम्यावस्था में ये स्थितियां दिख रही हैं आपको। ओके, अब चलो tan थीटा का मान देखें बच्चों, यहाँ से इस डायग्राम से, यहाँ पे ये एंगल, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ से tan थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा, tan थीटा का मान कितना आएगा, tan थीटा लंब बटा, ये थीटा है, लंब बटा आधार, tan थीटा इक्वल टू था लंब बटा आधार, तो यहाँ से रख दें tan थीटा का मान, लंब कितना है x/2 और आधार कितना यहाँ पे y है, ठीक है, x/2 या लंब हो गया, और ये y को थीटा के सामने लंब होता है, बराबर ये kq² x² है ही सही, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इस x को उधर ले आऊं तो x³ हो जाएगा, y को उधर ले आए तो x³ समानुपाती क्या हो गया बच्चों, y, ठीक है, x³ समानुपाती y होगा, x² उधर ले गुणा किया, x³ हो गया, y को उधर ले गए, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, x³ समानुपाती y। तो यहाँ से हम देखें दिस x³ समानुपाती y है, तो दिस इंप्लाइज x समानुपाती क्या हो जाएगा, y की घात 1/3 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए नाउ, अब यहाँ पे हमने y को चेंज कर दिया है, तो इसलिए x डैश बटा x करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, y डैश बटा y की घात 1/3। तो बच्चों y डैश का मान कितना है, y डैश का मान यहाँ पे y/2 है, तो उसको y/2 रख देंगे, y डैश का मान y/2 रख दिया, और नीचे y है ही सही की घात 1/3, तो यहाँ से y से y कट जाएगा, तो 1/2 की घात 1/3, तो इसलिए क्या आ गया आंसर, x डैश बराबर x/2 की घात 1/3 ये आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो ये सारे जो डोरी वाले क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीट में या इंजीनियरिंग के एग्जाम में, ठीक है, हर जगह पूछे जा चुके क्वेश्चन, इसलिए आप इसमें ध्यान समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करूँ चेंज क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मॉडिफाई करके ये कह रहा है आपसे बच्चों, अब क्या यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ये साम्यावस्था में ये स्थिति दिख रही है, ये स्थिति है साम्यावस्था, मतलब यहाँ पे एंगल θ1 θ2 बराबर नहीं दे रखे, यहाँ तो बच्चों दोनों द्रव्यमान भी बराबर थे, आवेश भी बराबर थे, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा बराबर आ रहे थे, लेकिन अब क्या यहाँ पे द्रव्यमान और आवेश मैंने अलग अलग ले लिए, और यहाँ पे एंगल θ1 θ2 बन रहे हैं, θ1 लेस देन θ2 है, ठीक है, ये लंबाइयां डोरी के है, फिर भी ये स्थिति बन रही है। तो आपसे कह रहे हैं निम्न में से किस परिस्थिति में चित्रानुसार θ1 लेस देन θ2 प्राप्त होगा, तो ये बता रहा है ये कंडीशन है, इन चारों कंडीशन में कौन सी कंडीशन लागू हो रही है कि इस तरह का मान प्राप्त होगा बच्चों। तो आप देखिए यहाँ बच्चों इसमें बल कौन से लगेंगे, एक तो कुलाम बल लग गया इधर, इस तरह से इस पे लग गया FC कुलाम बल, ठीक है, और इस पे लग गया FC कुलाम बल इधर की ओर, कुलाम प्रतिकर्षण बल, ठीक है। और रही बात mg की, mg यहाँ लग गया नीचे की ओर, इस प्रकार से ये लगेगा यहाँ पे m2g, यहाँ लग गया इधर नीचे की ओर m1g। तो बच्चों यहाँ पे आवेश भले अलग अलग है, लेकिन FC का मान तो क्या होगा, समान, कि कुलाम बल क्या होता है K Q1 Q2 बटा R², जो कि दोनों आवेशों पर समान होता है, चाहे दोनों आवेश अलग अलग ही क्यों ना हो, दोनों पे बल समान लगता है F। तो यहाँ पे देखो यहाँ से हम कह सकते हैं FC, हियर FC इज इक्वल टू सेम होगा, चाहे Q1 नॉट इक्वल टू Q2, चाहे Q1 Q2 बराबर हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, FC का मान सेम होगा। तो यहाँ पे जो थीटा का मान अलग अलग आ रहा है, इसका रीजन कौन है, केवल द्रव्यमान। तो चलो देखो, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो ज्यादा नीचे आना चाहेगा, ज्यादा नीचे आना चाहेगा, तो दोनों में से ज्यादा नीचे कौन है, ये, मतलब इसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, अर्थात थीटा का मान कम होगा। तो हम कह सकते हैं अतः केवल m1 ग्रेटर देन m2 के कारण ही θ1 लेस देन θ2 होगा,
ये आ गया इसका आंसर। तो क्या आएगा m1 ग्रेटर देन m2। क्या आप समझो FC तो दोनों पे सेम है, ठीक है, तो कुलाम बल तो दोनों पे सेम ही आ रहा है, तो इसलिए चाहे आवेश समान हो चाहे अलग अलग हो उसका तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, इनका तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। और जितना भारी पिंड होगा उतना नीचे आना चाहेगा, तो दोनों में से नीचे कौन जा रहा है, ये जा रहा नीचे, अर्थात ये ज्यादा नीचे, अर्थात इसका थीटा छोटा है, थीटा1 छोटा है, तो m1 का मान ज्यादा है, थीटा का मान छोटा है, तो थीटा1 लेस देन थीटा2, इसलिए m1 ग्रेटर देन क्या होगा m2, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, चलो अगला एग्जांपल देखें। एक और डोरी पे कह रहा है कि पिछले क्वेश्चन में यदि निकाय को गुरुत्वहीन स्पेस में रख दें, गुरुत्वहीन अंतरिक्ष में रख दें, मतलब mg लगे ही नहीं, mg लगे ही नहीं, तो केवल क्या लगेगा, क्या लगेगा बच्चों, केवल लगेगा यहाँ पे कौन सा, कूलाम बल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब तनाव तो लग ही रहा है, तनाव मैंने दिखाया, तनाव तो आएगा, तनाव दिखा नहीं दिखा इसके अंदर मैंने, ठीक है। अब तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से अपन देखें गुरुत्वहीन स्पेस में रखेंगे, तो यहाँ पे mg बल लग गया, नहीं केवल कूलाम बल लग गया, जिससे डोरी पूरी सीधी हो जाएगी, इस तरह से डोरी बिल्कुल पूर्णतः सीधी हो जाएगी। इस प्रकार से बच्चों डोरी सीधी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश, ठीक है, mg लग नहीं रहा, इसलिए द्रव्यमान दिखाने की जरूरत है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये लंबाई L, ये लंबाई L है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो गई है, 2L हो गई टोटल दूरी, ठीक है। तो इस पे लग गया, इस पर FC लग रहा है इधर कूलाम बल, इस पे लग रहा है FC इधर कूलाम बल, ठीक है। और यहाँ पे तनाव बल T दिखा दिया मैंने, यहाँ पे तनाव बल T दिखा दिया, इस पे तनाव बल T। तो आप हम देख रहे हैं तनाव बल T का मान किसके बराबर है, FC के बराबर, ठीक है। तो हियर हम देखें बच्चों T इज इक्वल टू कितना आ रहा है, FC, और इस कूलाम बल का मान कितना है कूलाम बल बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, R कितना यहाँ पे 2L है, 2L का स्क्वायर, तो क्या जाएगा रिजल्ट, K Q1 Q2 अपॉन 4L स्क्वायर। ये लो, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने इस पे 10 एक क्वेश्चन सॉल्व किए। चलो अब आपको एक नई चीज सिखाता हूँ, उस पर बेस देखिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे, नेक्स्ट पॉइंट समझ रहे हैं Q1 व Q2 के निकट Q3 की साम्यवस्था, मतलब 2 पॉइंट आवेश दे रखे हैं आपको Q1 Q2, और आपसे पूछा जाएगा Q3 को कहाँ रखें कि उस पर नेट बल 0 लगे। साम्यवस्था मतलब नेट बल 0 लगे, अर्थात Q3 विचलित ना हो, जहां रखा जाए वहीं पे पड़ा रहे, ठीक है। तो देखिए Q1 और Q2 के निकट Q3 की साम्यवस्था, तो यहाँ पे अगर Q1 और Q2 दोनों सजाती हैं, ट्रिक समझो, कह रहा हूं मैं, Q1 व Q2 दोनों सजाती हैं, मतलब दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस माइनस हैं, तो Q3 हम रखेंगे उन दोनों आवेशों के बीच में किसी दूरी x पर, ठीक है। और अगर Q1 Q2 दोनों विजातीय हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस है, तो उस अवस्था में हमें साम्यावस्था की स्थिति कहाँ मिलेगी, बाहर की ओर छोटू के निकट। छोटू मतलब छोटा परिमाण, मतलब हमें चिन्ह के साथ नहीं देखना, चिन्ह हटा दो, और जो परिमाण जिसका छोटा आ रहा है उसके निकट बाहर की ओर प्राप्त होगी साम्यावस्था की स्थिति, ठीक है। तो देखो जैसे आपसे कह रहा है क्वेश्चन यहाँ लिखा मैंने, यदि Q1 व Q2 सजाती हैं तो इनके मध्य Q3 की साम्यावस्था मिलेगी, और अगर विजाती हैं तो छोटू के निकट बाहर की ओर Q3 की साम्यावस्था की स्थिति मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपसे कह रहा हूँ, निम्न दोनों चित्रों में Q3 की साम्यावस्था की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब x का मान बताना है कहाँ पे हमें प्राप्त होगा। x मतलब जैसे कि आप देखो ये दोनों पहले चित्र में दोनों की दोनों क्या है, सजाती है विजाती है, देखिए गौर से बच्चों दोनों सजाती है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि 4e और ये 9e है। तो यहाँ पे हमें Q3 की साम्यावस्था कहाँ मिलेगी, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे इस स्थान पे, मतलब यहाँ पे रखा मैंने इस स्थान पे Q3, इस स्थान पे रख रहा हूँ मैं Q3, यहाँ पे इस जगह से मान लो Q1 से ले रहे हैं दूरी x, तो हमें यहाँ पे इस स्थान में मिलेगी Q3 की साम्यावस्था, ठीक है, यहाँ मिलेगी। ऐसे बच्चों यहाँ पे इस अगले एग्जाम्पल में देखें, ये एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों विजातीय प्रकृति के हैं, इसलिए साम्यावस्था की स्थिति कहाँ मिलेगी, छोटू के निकट। छोटू मतलब छोटा परिमाण, ये परिमाण 4e है, ये परिमाण 9e है, तो छोटा परिमाण कौन है, ये इसके निकट बाहर की ओर, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगी इस जगह, इस स्थान पर, यहाँ मिलेगी इस स्थान पर, यहाँ से x दूरी पर, ठीक है। अब देखिए चलो यहाँ पे हम सॉल्यूशन इसका करते हैं स्टार्ट। हमें यहाँ पे निकालना है दूरी x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट अपन देखें यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ बच्चों हमें साम्यावस्था की स्थिति ज्ञात करनी है, साम्यावस्था मतलब नेट बल 0। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ये Q1 जो है, ये Q1 इस Q3 को प्रतिकर्षित करेगा इस दिशा में, इस दिशा में कितना बल लगाएगा, F3(1), मतलब 3 पर बल 1 के कारण, 3 पर बल 1 के कारण। ऐसे ही इस Q2 के कारण यहाँ पे रिपल्शन लग गया इस तरफ, ये लो इस तरह से इस दिशा में बल लगेगा, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे F3(2), मतलब 3 पर बल 2 के कारण, 3 पर बल 2 कारण लग रहा है इधर की ओर, ठीक है। चलो सदिश दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी दिखाता चलो कोई फर्क नहीं पड़ना, उसके ये बल लग रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे Q3 पे हमें नेट बल 0 चाहिए, तो नेट बल 0 होने के लिए
ये दोनों परिमाण क्या होना चाहिए, बराबर, तभी यहाँ पे इस Q3 पे नेट बल 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं फॉर नेट F3 इज इक्वल टू 0, नेट F3 इज इक्वल टू 0 हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें यहाँ पे इसका परिमाण बराबर करना पड़ेगा F31 का जो परिमाण है, ठीक है, ये किसके बराबर करेंगे, ये परिमाण बराबर करेंगे F32 के। इन दोनों बलों के परिमाण क्या करने हैं, बराबर करने हैं, ठीक है। तो नेट बल 0 हो जाएगा, तो 3-1 मतलब 3, इस 3 पर बल Q3 बल Q1 का क्या होता है फॉर्मूला, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ लगा दें K, इसका मान कितना है 4E, इसका मान कितना है Q3 बटा डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर बराबर 3-2, मतलब इन दोनों के मध्य बल क्या जाएगा K 9E, क्योंकि परिमाण लिख रहा हूं उससे चिन्ह के, जहाँ खैर चिन्ह तो ही नहीं यहाँ पे, Q3 बटा दूरी कितनी आएगी इधर से R माइनस एक्स, ये दूरी x है तो ये दूरी R है, तो दूरी कितनी आएगी R माइनस एक्स हो गई, R माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे देखो K से K कट जाएगा, Q3 से Q3 कट जाएगा, E से E कट जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल कर दें तो कितना होगा 2 बटा एक्स इज इक्वल टू 3 बटा R माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 3x बराबर, 3x बराबर क्या आएगा 2R माइनस 2x, ठीक है। तो कितना हो गया 5x बराबर 2R, 5x बराबर 2R, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 2R बाई 5, x बराबर 2R बाई 5 ये आ गया पहले का आंसर, ठीक है। x बराबर 2R बाई 5 ये निकाल लिया। चलो अब अगला इसमें क्या पूछा है इसके अंदर, सेकंड कंडीशन में, इसमें हमें निकालनी है Q3 की साम्यावस्था की स्थिति सेकंड वाली कंडीशन में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें इसके अंदर भी वापस वही दिमाग लगाएं, ये Q1 है, यहाँ पे Q3 हम का रख रहे हैं बच्चों इस स्थान पे, यहाँ पे रख रहे हैं Q3 क्योंकि आपको छोटू के निकट मिलेगी, क्योंकि दोनों विजातीय प्रकृति के आवेश है, ठीक है। तो यहाँ बच्चों पहले Q1 इस Q3 को प्रतिकर्षित करेगा किस दिशा में, इस दिशा में, ये लो इस दिशा में करेगा प्रतिकर्षित। यहाँ पे कितना लग रहा है बच्चों, ये F31, 3 पर बल 1 के कारण लग रहा है इधर की ओर, आई बस समझ में। और बच्चों फिर Q2 यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये Q3 को क्या करेगा आकर्षित करेगा, क्योंकि नेगेटिव है आकर्षित करेगा, तो इस दिशा में लगाएगा बल, इस दिशा में क्या लगाएगा बच्चों बल F32, 3 पर बल 2 के कारण, 3 पर बल 2 कारण लग रहा है इधर की ओर F32। तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे वही, फॉर नेट F3 इज इक्वल टू 0, फॉर नेट F3 इज इक्वल टू 0, F3 पर नेट बल हमें 0 करना है, तो क्या करेंगे इन दोनों बलों के परिमाण बराबर कर दें, ठीक है। तो परिमाण बराबर करेंगे मतलब F31 का परिमाण बराबर क्या जाएगा F32 का परिमाण, ठीक है। परिमाण बराबर करके सॉल्व कर लेंगे, कैसे बच्चों, देखिए पहले 3-1, ये Q3 है और ये Q1 है, इनके मध्य बल दूरी कितनी x है, तो क्या जाएगा K 4E Q3 बटा दूरी कितनी बच्चा यहाँ पे x स्क्वायर बराबर K यहाँ पे 9E Q3 बटा दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है बच्चों, Q2 से लेकर Q3 तक की दूरी कितनी है R प्लस एक्स है, R प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे Q3 यहाँ पे देखो 9E लिखा है मैंने, यहाँ पे परिमाण लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं मोड का चिन्ह परिमाण, ठीक है, इसमें चिन्ह का उपयोग नहीं करते। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ भी वही K से K कट गया, Q3 से Q3 कट गया, E से E कट गया, दोनों तरफ वर्गमूल कर दें तो 2 बटा एक्स बराबर 3 बटा R प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x बराबर 2R प्लस 2x, ठीक है। तो कितना हो गया 3x बराबर 2R प्लस 2x में यहाँ पे हम देखेंगे x बराबर इधर घट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 2R, ये लो x का मान कितना आ गया 2R, ये रिजल्ट आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन में साम्यावस्था स्थिति ये आ गई। अब बच्चों इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी है, ये चलो मैंने सॉल्व किया, इसकी डायरेक्ट ट्रिक आपको समझाऊं। डायरेक्ट ट्रिक क्या है, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए साम्यावस्था किससे निकाल रहे हैं, किससे निकाल रहे हैं Q3 की साम्यावस्था, मतलब अगर Q1 Q2 सजाती हैं, ठीक है। तो बच्चों डायरेक्ट ट्रिक अपन देखें, फर्स्ट पॉइंट Q1 व Q2, हम देख रहे हैं Q3 की Q1 से दूरी, Q3 की Q1 से दूरी, Q3 की Q1 से दूरी, पहला Q1 व Q2 सजाती है, Q1 व Q2 सजाती हैं, तो बच्चों दूरी x बराबर क्या होता है, ये होता है दूरी x बराबर R रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। x बराबर R रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2,
ठीक है, कैसे, चलो उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देख भी लें, ये ट्रिक सही है कि नहीं पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दूरी x r है, q1 पहले वाले क्षेत्र में q1 का मान कितना है 4e, तो रूट ऑफ 4e रख दो, ठीक है, नीचे रूट ऑफ 4e प्लस रूट ऑफ q2 कितना है 9e रख दिया, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे इसमें देखिए r और यहाँ पे कितना आएगा, ये e तो सब जगह कट जाएगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 नीचे 2 और 3, 2 + 3 कितना हो गया 2/5 आ गया, नहीं आ गया, झूठ थोड़ा ना बोला बेटा आपसे मैं, 2r/5 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। और अगर बच्चों q1 व q2 विजाती हैं तो फिर हम क्या लगाते हैं, देखिए ट्रिक सेकंड, q1 व q2 विजाती है, q1 व q2 अगर विजाती हैं तो उस केस में x का जो फॉर्मूला आता है ये होता है x = r रूट ऑफ q1 अपॉन रूट ऑफ q1 डिफरेंस रूट ऑफ q2, ठीक है बच्चों। ये डिफरेंस का सिंबल है, डिफरेंस मतलब अगर ये वाला बड़ा है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और अगर ये बड़ा है तो ये आगे आ जाएगा, मतलब रूट q2 में से q1 माइनस करेंगे, डिफरेंस का सिंबल है, अंतर, डिफरेंस मतलब अंतर है। तो बच्चों देखो सेकंड वाली कंडीशन में चलो लगाए फॉर्मूला, ठीक है, तो x = कितना रहा है r रूट ऑफ q1 मतलब 4e डिवाइड बाय 4e डिफरेंस 9e, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपको परिमाण लिखना है, क्योंकि नेगेटिव का रूट कभी होता नहीं है, तो q2 का यहाँ पे आपको लेना है परिमाण लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना जाएगा, ये इक्वल टू r, तो यहाँ कितना हो गया 2 अपॉन 2 डिफरेंस 3। अब जो 3 और 2 का डिफरेंस कितना होता है 1 होता है, तो नीचे 1 हो गया, तो कितना आ गया ये 2r हो गया, तो x = 2r, तो वही आया था x का मान यहाँ पे 2r/5 यहाँ पे 2r, वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस अपन डायरेक्ट ट्रिक की सहायता से भी कर सकते हैं। और तो यही ट्रिक अपन एक निकाली नेट बल 0 के लिए, ठीक है, 2 आवेशों के मध्य तीसरा आवेश कहाँ रखें कि उस पर नेट बल 0 हो, ठीक है। तो उसकी ट्रिक ये आपको बता दी मैंने। ऐसे ही अगर आपको 2 आवेश दिए गए हो q1 व q2, आपसे कहा जाए किस स्थान पर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होगा, तो उसकी भी ट्रिक यही है, किस स्थान पर नेट विद्युत क्षेत्र 0 होगा वो आगे आ जाएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे इस चीज को याद रखें। तो यह ट्रिक ये अपन ने लिखी बच्चों, यह ट्रिक किसके लिए, यह ट्रिक नेट विद्युत क्षेत्र 0 q1 व q2 के कारण, q1 व q2 कारण नेट विद्युत क्षेत्र E नेट बराबर 0 की स्थिति के लिए भी है, मतलब उसके लिए भी लागू होती है बच्चों ये ट्रिक। इसके लिए अपन ये ट्रिक अपन निकाल सकते हैं, नेट विद्युत क्षेत्र कहाँ 0 होगा, इस ट्रिक से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। 2 आवेश दे रखे होंगे तो ये अपन ट्रिक अप्लाई कर लेंगे, बात पहले पड़ी, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों 2 आवेशों के कारण तीसरे आवेश की साम्यावस्था की स्थिति। तो ये बच्चों यहाँ पे आपको एक नोट समझे, इसमें Q3 की साम्यावस्था हेतु Q3 की प्रकृति और मान कुछ भी हो चलेगा, क्या मतलब समझो स्लाइड में। देखो यहाँ पे देखो अपन ने सॉल्व किया, इसमें इन दोनों क्वेश्चन में Q3 यहाँ पे कट गया था, इस जगह देखो Q3 कट गया, तो आगे कैलकुलेशन में कहीं Q3 काम में नहीं आया। यहाँ भी देखिए Q3 कट गया था, कैलकुलेशन में कहीं Q3 का मान काम में नहीं आया। मतलब अगर हमें Q3 की साम्यावस्था की स्थिति देखनी है, मतलब x का मान ज्ञात करना है, तो उसमें Q3 कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, इसका परिमाण कुछ भी हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, x का मान फिक्स रहेगा। मतलब बच्चों Q3 की साम्यावस्था हेतु Q3 की प्रकृति व मान, प्रकृति मतलब प्लस या माइनस है, और मान मतलब उसका कितने कूलाम आवेश है, वो कुछ भी हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु संपूर्ण निकाय की साम्यावस्था, संपूर्ण निकाय की साम्यावस्था मतलब क्या बच्चों, प्रत्येक पर बल 0, ठीक है। संपूर्ण निकाय की साम्यावस्था का मतलब है प्रत्येक पर, ठीक है, प्रत्येक पर ईच मतलब ईच आवेश पर नेट बल क्या होना चाहिए 0, प्रत्येक पर F नेट बराबर 0 हो, ठीक है। संपूर्ण निकाय की साम्यावस्था की बात करें, मतलब प्रत्येक पर अगर F नेट 0 हो, तो उसके लिए पूछा जाए कि Q3 की प्रकृति और मान क्या होंगे, वो निश्चित होते हैं। मतलब जैसे आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि यहाँ पे संपूर्ण निकाय की साम्यावस्था में चाहिए तो Q3 का मान कितना हो, परिमाण कितना हो, या यहाँ पे इस चित्र में पूछ ले कि Q3 का मान और परिमाण कितना हो कि संपूर्ण निकाय की साम्यावस्था आपको प्राप्त हो, तो उसके लिए Q3 का मान व प्रकृति निश्चित होते हैं, जो कि निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। जो कि निम्नानुसार कैसे ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखिए निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, 3 स्टेप्स हैं इसकी। पहली स्टेप में करेंगे नेट F3 बराबर 0 करेंगे और x प्राप्त करेंगे, वो तो खैर अपन ने किया ही है, नेट F3 बराबर 0 किया, बराबर बलों के परिमाण को बराबर करके उससे अपन ने x प्राप्त कर लिया, यहाँ भी ऐसा ही किया है। फिर सेकंड स्टेप में
F1 बराबर 0 हेतु Q3 की प्रकृति सोचेंगे। अभी तो मैंने नेट बल किस पे दिखाया बच्चों, Q3 पे, ऐसे नेट बल दिखाएंगे Q1 पे दिखाएंगे, इन दोनों को इरेज कर देंगे, इस पे नेट बल दिखाएंगे, ऐसे ही यहाँ पे इन दोनों को इरेज करके Q1 पे बल के मान दिखाएंगे, ठीक है। और हम सोचेंगे Q3 की प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक है, प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, ये प्रकृति सोचेंगे। उसके बाद बच्चों फिर नेट F1 बराबर 0 करके Q3 का परिमाण भी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, यही जो दो क्वेश्चन आपको कह रहा हूं कि Q3 की प्रकृति और परिमाण क्या होंगे, अपने मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल नंबर 10 है, सॉल्व एग्जांपल नंबर 10, इसको आप यहाँ पे नोट कर लेना, घर जाके समझना आराम से उस चीज को, एक एक चीज को, एक मॉड्यूल को खोल कर देखना। सॉल्व एग्जांपल 10 में ये समझा रखे हैं, ठीक है, Q3 की प्रकृति और मान क्या होंगे वो सोच रखा है, समझा रखा है आपको, तो वो चीज आप यहाँ पे नोट कर लें, ठीक है। इस पे चलो मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, उस पे पूरी निकाय की साम्यवस्था पे, फिर अपन क्लास फिनिश करते हैं। देखिए बच्चों एग्जाम्पल अपन समझेंगे इस पे नेक्स्ट। ये इस तरह से कह रहा है कि ये एक वर्ग है, इसकी प्रत्येक भुजा ए दिखा रखी है, कोनों पे क्यू आवेश रखे हैं, स्मॉल क्यू, ठीक है। आपसे कह रहा है निकाय की साम्यवस्था हेतु केंद्र पर कितना आवेश कैपिटल क्यू रखेंगे ताकि संपूर्ण निकाय साम्यवस्था में रहे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इस प्रकार से अपन यहाँ पे इस जगह ये कोई कैपिटल क्यू आवेश रख रहे हैं, इस कैपिटल क्यू का मान क्या है हमें ये ज्ञात करना है, कैपिटल क्यू का मान। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देखिए आपको मैंने 3 स्टेप समझाई थी। पहली स्टेप में क्या थी, इस क्यू की दूरी, तो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, यहाँ से बच्चों x का मान, क्योंकि हम देख रहे हैं केंद्र पर, तो कहीं से भी नाप लो दूरी, x का मान कितना होगा, ये x बराबर देखिए ये पूरे ये आधार a है, लंब a है, पूरी लंबाई कितनी है, पूरी कितनी लंबाई बच्चों, ये √2 है, उसका आधा कर दो तो a/√2, ये पूरी लंबाई आएगी a/√2, ठीक है। तो x का मान क्या आ गया, a/√2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इस x का मान आया a/√2, a/√2, बात पहले पड़ी। तो यहाँ से अपन ने देख लिया x का मान तो आ गया a/√2, ये स्टेप नंबर 1 हो गई अपनी, स्टेप नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं सॉल्यूशन में, देखें फर्स्ट स्टेप में अपने क्या दिया, दूरी निकाल ली, x बराबर क्या आ गया a/√2, ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गई। क्योंकि हमें इस पर नेट बल 0 करना होता है, जो आवेश रख रहे हैं उस पर नेट बल 0 के लिए अपन ने दूरी देख ली कितनी आ गई, a/√2 दिख ही रहा है, तो फिर सेंटर पे होगी, चारों तरफ सममिति है तो सेंटर रखना पड़ेगा। फिर सेकंड बच्चों देखो यहाँ पे, अरे बच्चों यहाँ पे जो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाले आवेश हैं, ये इस क्यू पे चलो देखें, इस क्यू पे हमें क्या बोला मैंने आपको, सब प्रत्येक आवेश पर नेट बल 0 होना चाहिए, तो हम इस पर नेट बल 0 कर लेते हैं, चलो इस आवेश पर नेट बल 0 करें। तो बच्चों देखो ये बाकी जो क्यू है, इसको एक काम करें, इसको मैं नीला करता हूँ, ये ऐसे दिखा दिया, ये क्यू नीले रंग से, ठीक है, ये दिखा दिया। तो बच्चों इन क्यू के कारण यहाँ पे बल जो लगेंगे, देखिए ये जो क्यू है इस पे बल लगाएगा कहाँ पे, इस दिशा में F, ठीक है। ये वाला क्यू इस दिशा में करेगा प्रतिकर्षित F, ठीक है, और ये वाला इस दिशा में करेगा प्रतिकर्षित, इसको बोलेंगे F'। क्यों बोलेंगे बच्चों F', क्योंकि यहाँ पे दूरी अलग है, यहाँ तो दूरी a थी, यहाँ भी दूरी a थी, लेकिन यहाँ पे तो टोटल दूरी कितनी है, ज्यादा है, तो F' का मान F से थोड़ा कम आएगा, ठीक है, F', क्लियर। अब यहाँ बच्चों देखिए इस F और F का अगर मैं परिणामी निकालूं तो आएगा कुछ इस तरह से, इस दिशा में यह आएगा √2F, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें इन तीनों नीले वाले जो क्यू हैं, इन तीनों ने परिणामी बल कितना लगाया बच्चों, यह आया परिणामी बल इन तीनों का कितना आया बच्चों, F' प्लस √2F, F' प्लस √2F क्या चीज है, इन तीनों क्यू का परिणामी बल। अब बच्चों हमें यहाँ पे क्यू इतना रखना है कि ये क्यू कितना बल लगाए, इस तरह बल लगाए कि इस क्यू पे नेट बल 0 हो जाए। नेट बल 0 तभी लगेगा जब ये तीनों जो क्यू ने बल लगाया था इधर की ओर, इतना ही बल कैपिटल क्यू लगाए इस दिशा में, कैपिटल क्यू लगाए इस दिशा में F/Q, कैपिटल क्यू द्वारा जो बल लग रहा है कहां लगे, इस दिशा में, और वो उस बल का मान किसके बराबर हो, इसके बराबर, तभी नेट बल 0 आएगा। तो यहां से हम देखा कि इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, देखो बच्चों ये कैपिटल क्यू जो है इस क्यू पे बल कहां लगाए, इधर की ओर, अपनी ओर, मतलब क्या करे, आकर्षित, क्या करे बच्चों, आकर्षित करे। तो आकर्षित तभी करेगा जब इस कैपिटल क्यू की प्रकृति स्मॉल क्यू के अपोजिट होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप अपने क्या सोचा, फॉर नेट, देखिए क्या कह रहा हूं बच्चों मैं, फॉर नेट FQ इक्वल टू 0, नेट FQ इक्वल टू 0, तो यहां पे इसकी प्रकृति जो आ रही है, Q की प्रकृति, Q की प्रकृति क्या होगी, Q के अपोजिट होगी। क्यों, क्योंकि हमें आकर्षण कराना है, प्रकृति Q के अपोजिट होगी, अर्थात क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है, अर्थात नेगेटिव होगी, ठीक है, क्योंकि Q अगर अपन प्लस मान लें तो कैपिटल Q क्या आएगा, माइनस में आएगा।
ठीक है। फिर बच्चों देखें थर्ड में नेट एफ क्यू इक्वल टू 0 कर रहे हैं, नेट एफ क्यू इक्वल टू हमें 0 करना है, तो नेट एफ क्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो इससे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इस एफ बाई क्यू का मान क्या होगा, एफ बाई क्यू इक्वल टू एफ बाय 3q, ठीक है, एफ बाय 3q। ये जो 3q दिख रहे हैं वाले नीले वाले 3q, इनके कारण नेट बल हमें क्या करना है, 0 करना है, ठीक है, एफ बाय 3q। तो यहाँ पे देखिए एफ बाई क्यू का मान कितना होगा, क्या होगा, के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, ए बाई √2, इसका स्क्वायर कर दिया बराबर 3q जो है कितना, ये एफ डैश प्लस √2f है, ठीक है, √2f प्लस एफ डैश, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान रख दो √2f, एफ का मान कितना होगा बच्चों, कितना होगा एफ का मान बताइए, एफ क्या है, यहाँ पे इसके कारण इस पे लगने वाला बल ये एफ है, तो के क्यू बटा ए स्क्वायर, ठीक है। फिर हम बात करें एफ डैश की, एफ डैश क्या है, उस क्यू के कारण इस क्यू पे लगने वाला बल, तो टोटल दूरी कितनी आएगी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, √2a है, ठीक है, तो के क्यू बटा √2a का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से बस इसको थोड़ा सरल करना है हमें, तो यहां से ये तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2k क्यू बटा a स्क्वायर बराबर, यहां से के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √2 प्लस 1/2, ठीक है। तो के से के गया, एक क्यू से एक क्यू गया, ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो कैपिटल क्यू बराबर, इसको नीचे भाग लगा दो, तो q/2 √2 प्लस हाफ, ठीक है, ये आ गया इसका परिमाण आ गया। अब बच्चों आपको ये अपन ने परिमाण निकाल लिया, इसलिए आंसर क्या जाएगा कि प्रकृति अपन निकाल चुके हैं विपरीत थी, तो q बराबर क्या लिखना पड़ेगा, -q/2। हमने कहा प्रकृति देख चुके नेगेटिव आ रही है इसलिए माइनस लगा रहा हूं, तो √2 प्लस हाफ, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई बस में, तो चलो बच्चों खैर आज के लिए इतना बहुत है, थोड़ी क्लास लंबी हो गई, आज के लिए इतना बहुत है, कल पढ़ते हैं, कल इस पे एक दो चीज और समझाऊंगा, फिर कल अपन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।